कमाई ये कर धंधो अपनो कर रहे, जो धागा लिया उन्हें बाड़ी से सो अब उमें नैया के कछ गई 11 रुपया मिला सुखा हो तो खावे पीवे के बाल बच्चे पलत नैया में उतेक में कभी 75 कमाते हैं, कभी उस दिन उससे भी कम हो जाता है, 50 रुपया होता है। तो उस दिन क्या होता है, कर्ज हो जाता है। जैसे मालिक का किराया गिर गया, जैसे अपने खाए तो मालिक को दिए, जैसे मालिक को नहीं दिए तो अपने खाए। 22 रुपया दे के जो बचता है उसमें अपने बच्चों का खर्चा रखते हैं, उसके बाद अपना खर्चा करते हैं। मेरा हकीम पेंटर है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। कोई काम मिल गया नहीं तो नहीं मिलता है, परेशान बहुत हूँ। बच्चे मेरे साथ हैं, नहीं पड़ता काम। तू चला जा, मेरा माथा ना खराब कर। मेरे पैसे तो तू जा ऐसे, तेरे 36 में ले यार, काम कल से बुला लेना ना उनको। मेरे पैसे और नहीं है, तू जा। जो बनाए से हमारे, तू जा रहा है सब, मैं तुम्हें मार दो तुम। भाग ऐसे, नहीं जाऊंगा। चल तंग रखा, कल से कमा लिया बिल्कुल यार। सुबह 7 बजे से संध्या शाम के 7 बजे लोग के कहते हैं काम, और जिसका काम नहीं करना है, जिसका करना है वो जो कर रही, इसमें से कम हो जाएगा तो फिर संध्या के पैसे भी कम कर रहे हो। 30 रुपया 25 रुपया दिन मिलते हैं। और जिसके घर जाना है, जिसके पे जाना है तो पैसा देता ही, वो नहीं देते वो का पीछे फिरते रहते, वो नहीं मिला तो फिर नहीं देते। वो जा मजबूरी है कि लाए के बान को संग लेके काम कर रहे हो, नहीं गए तो फिर कर खा लेते। तो हम झंडे काम करते ही और कुछ मिलता नहीं, कोई पैसा भी नहीं देता, गुजारा भी नहीं होता। उसके 10 3 4 40 50 रुपए कमा ले, इसमें क्या गुजारा होता है। ये तस्वीर है हिंदुस्तानी मजदूरों की। सुबह से लेकर शाम तक ये हमें देश के विभिन्न इलाकों में तरह तरह के काम करते हुए दिखाई देते हैं। इनके पास अपना कहने को कुछ नहीं है, केवल श्रम ही इनकी पूंजी है। इनकी ढेरों समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने में ये खुद को असमर्थ पाते हैं। ये मजदूर असंगठित हैं और इनकी संख्या देश के कुल मजदूरों की संख्या का 92% है। देश भर में विभिन्न इलाकों में बिखरे असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों की स्थिति दयनीय है। ये समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग में आते हैं। इन्हें नियमित रूप से काम नहीं मिलता और जो काम मिलता भी है उसकी उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती। किसी दुर्घटना के शिकार होने या बीमारी की हालत में इन्हें खाली बैठना पड़ता है। बुढ़ापे में तो ये इस लायक भी नहीं बचते कि अपना पेट भरने लायक मजदूरी कर सकें। इन्हें हमेशा जमींदारों और साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए हमेशा दयनीय स्थिति में होते हैं और किसी भी तरह के शोषण तथा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। बचपन से ही श्रम में लग जाने के कारण ना तो ये लोग पढ़ लिख पाते हैं और ना ही नए ज्ञान द्वारा किसी भी व्यवसाय में दक्षता हासिल कर पाते हैं। इन लोगों की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए और समय समय पर कई योजनाएं शुरू की गईं। लेकिन भयावह गरीबी, अशिक्षा, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी के अभाव के कारण ये लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इन बिखरे हुए असंगठित मजदूरों को संगठित किया जाए और सामूहिक शक्ति के द्वारा उनकी जीवन दशा को सुधारा जाए। तो संगठन एक माध्यम है, एक प्रणाली है, एक तौर तरीका है और एक सशक्त अस्त्र भी है, जिसके द्वारा बहुत ही भारी संख्या में लोगों को हम एक संस्था के तहत ला सकते हैं और जिनको संगठित करने के माध्यम से विकास की प्रक्रिया, विकास का लाभ, विकास का परिणाम उनको हम ठीक समय पर और ठीक तरीके से पहुंचा सकते हैं। संगठन कार्य करने वाले लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी साझे उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग एकजुट होते हैं। एकजुट होकर वे अपनी प्रमुखताएं तय करते हैं और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाते हैं। संगठन के द्वारा विभिन्न प्रकार के मजदूर एकजुट हो काम की अच्छी परिस्थितियों की मांग कर सकते हैं, बेहतर पारिश्रमिक की मांग कर सकते हैं। वो एक होकर अपनी दशा के कारणों की खोज कर सकते हैं और उसे सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं।
वे अन्यायपूर्ण परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए मजदूरों का संगठित होना बहुत जरूरी है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की दिशा में सोचने वाले लोगों को मजदूरों की अनपढ़ता, अज्ञानता, अनभिज्ञता और बलहीनता देखकर संशय नहीं करना चाहिए। मन में प्रबल इच्छा, हमदर्दी, प्यार और त्याग की भावना हो तो असंगठित मजदूरों को संगठित करना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन इससे पहले उन्हें संगठन के विभिन्न रूपों की जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे कि वो ये तय कर सकें कि किन परिस्थितियों में मजदूरों के लिए किस तरह का संगठन अधिक उपयुक्त और लाभदायक रहेगा। असंगठित क्षेत्र में संगठन बनाने की अपना जो अनुभव है वो अलग अलग तरीके के हैं। कई क्षेत्र में ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छा स्थिरता से संगठित करने में मदद हुआ है। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से जो इफेक्टिव हुआ है वो छोटा छोटा कारखाने में काम करने वाले लोग या जिधर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो फैक्ट्री में चलते हैं उन कार्य में या लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्य में जो वर्कर्स हैं, जो जिधर डायरेक्ट वेज एम्प्लॉयमेंट है, जो वेतन डायरेक्ट मिलने वाला जो कुछ भी जगह है जिधर मालिक आइडेंटिफाइबल होते हैं और वर्कर को भी उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए दिक्कत नहीं है, ऐसा जगह में एक एरिया में लार्ज नंबर ऑफ जास्ती वर्कर इकट्ठा हो सकते हैं। उधर ट्रेड यूनियन फॉर्म बहुत इफेक्टिव नाते से खड़ा होते हैं। लेकिन कई स्थिति में ट्रेड यूनियन संगठन बाद में ही कठिन हुआ। जैसा सेल्फ एम्प्लॉयड मजदूरों का जो समस्या आते हैं तो उधर मजदूर रह करके उनको मान्यता मिलना बहुत कठिन है। तो ऐसा स्थिति में उनका संगठन ट्रेड यूनियन का नाम पर बनाना बहुत कठिन होता है। तो ऐसा स्थिति में मजदूरों का सहकारी संस्था कोऑपरेटिव बनाने की प्रथा एक इफेक्टिव तरीका बना है। कोऑपरेटिव दो तरीके का होते हैं। एक है जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो रिप्लेस करने के लिए लेबर कोऑपरेटिव के तरीके से खड़ा हुआ है। तो जिन इंडस्ट्री में, जिन उद्योग में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसको बदलने के लिए लेबर कोऑपरेटिव्स खड़ा किया है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कोऑपरेटिव्स लेते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो एक तरीका रहा है। और दूसरा तरीका कोऑपरेटिव में जो प्रोडक्शन ऑपरेशन से उत्पादन का जो क्रिया है वो सीधा मजदूर अपना सहकारी संस्था बना के वो संस्था के जरिए से किया जाता है। उधर कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बदलने की या रिप्लेस करने की समस्या नहीं रहते, तो ऐसा कोऑपरेटिव भी खड़ा हुआ है। फिर हम लोगों के सामने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो सेविंग और क्रेडिट या ऐसा तरीके से संगठन बांधते हैं और उसके बाद कोई भी उत्पादन का प्रवणता में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा ग्रुप भी या असंगठित मजदूरों के बीच में संगठन बांधने की क्रिया को आगे लाए हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई स्टेट में मजदूरों को संगठन बनाने के लिए मदद करते हैं। ऐसे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन से वो डायरेक्टली मेंबरशिप नहीं लिया जाते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन ने मजदूरों का कोऑपरेटिव बनाने में या सोसाइटी बनाने में या ट्रेड यूनियन बनाने में मदद किया है। तो ऐसा कई संगठन एग्रीकल्चर मजदूरों के बीच में, खेती मजदूरों के बीच में तमिलनाडु में हमने देखा है, आंध्र प्रदेश में हमने देखा है। तो ऐसा एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस भी असंगठित मजदूरों के बीच में काम करते आ रहे हैं और ये सब एक तरीके से संगठन बांधने की क्रिया में हिस्सा लेते हैं। इस बात को तय कर लेने के बाद कि किस तरह के क्षेत्र में किस तरह का संगठन खड़ा करना है, कार्यकर्ताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्हें अपना काम किस तरह से शुरू करना है। सबसे पहले
उन्हें एक उपयुक्त संगठन को खड़ा करने के लिए किए जाने वाले कामों की पूरी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा बनाने के लिए उन्हें अपने भावी कामों को 2 अवस्थाओं में बांट लेना चाहिए। पहली अवस्था है योजना बनाने की और दूसरी अवस्था है क्रियान्वयन की। योजना निर्माण अवस्था में सबसे पहले उन लोगों की पहचान की जाती है जिन्हें संगठित किए जाने की जरूरत है। उसके बाद बनाए जाने वाले संगठन के उद्देश्यों को तय किया जाता है। उद्देश्यों को तय करते समय उन्हें सहूलियत के लिए सामान्य और लक्ष्य समूह से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के रूप में बांटा जाता है। इसके बाद बारी आती है लक्ष्य समूह के रूप में पहचाने गए मजदूरों में संगठन के प्रति जागरूकता पैदा करने की। इसके लिए कार्यकर्ता को घर घर जाकर मजदूरों से बात करनी चाहिए, उनसे संबंध बनाने चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपनी झिझक छोड़ें और अपनी हालत को जानें, उसके कारणों को समझें तथा उसे सुधारने के लिए किए जा सकने वाले संभावित उपायों पर आपस में बैठकर विचार करें। मजदूरों के दिलों में संगठित होने के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए कई तरह की गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे जुलूस तथा फेरियां निकालना, नारे लगाना, कोरस गीत गाकर एकजुट होने का आह्वान करना तथा जहां सुविधा हो वहां संगठित होने से संबंधित टीवी कार्यक्रमों और फिल्मों का प्रदर्शन करना। इन सब गतिविधियों में एक सशक्त माध्यम है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक द्वारा मजदूरों के जीवन की तस्वीर इस ढंग से पेश की जा सकती है कि जिसको देखकर उन्हें लगे कि उनकी अपनी ही कहानी कही जा रही है। काम कर लेंगे ना? अरे खूब करेंगे, दिल लगा काम करेंगे। ये लड़का तो ठीक हमारी फैक्ट्री में काम कर लेगा, मगर ये लड़की। अरे लाला, मैं घर ले गई हो, बाबी के काम में हाथ बटाएगी। मालिक! अरे क्या हो गया भाई? मालिक क्या हो गया? मर गया, मर गया, लड़का मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मालिक मर गया। अरे पानी ले, पानी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जमींदारों, नौकरशाहों, ठेकेदारों और दलालों द्वारा मजदूरों के किए जाने वाले शोषण के बारे में बताया जाना चाहिए और ये प्रेरणा देनी चाहिए कि शोषण और अन्याय की तमाम परिस्थितियां संगठित होकर बदली जा सकती हैं। जब मजदूर इन सब माध्यमों के द्वारा जागरूक और प्रेरित हो जाएं, तब संगठन निर्माण की गंभीर प्रक्रिया का आरंभ किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यशाला का आयोजन एक उपयुक्त अवसर होता है। मजदूरों का संगठन बनाने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को खुद अपने बूते पर या फिर इसी प्रकार के काम में लगी सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों से मदद लेकर कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। गतिविधियां कुछ इस तरह की हो कि भाग लेने वाले सभी साथियों में आपस में भरोसा पैदा हो और सहभागिता की भावना बढ़े। इसके लिए कुछ खेल खेले जा सकते हैं, कुछ दिलचस्प हरकतें की जा सकती हैं। सहभागियों को इनमें भाग लेकर यह महसूस होना चाहिए कि उनका जीवन इतना नीरस नहीं है, वो भी हंस खेलकर कुछ पल आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार मनोरंजन के द्वारा मजदूरों को परस्पर नजदीक लाकर शांतिपूर्वक जीवन के गंभीर पहलुओं की तरफ लौटना चाहिए। अगर सरकार ये कहे कि जो यहाँ की ग्रामीण मजदूर बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, इनकी हम 4 समस्याओं का समाधान पहले कर सकते हैं, तो हमने आपसे कहा था कि जो आपकी मुख्य समस्याएं हैं उन्हें आप बताइए। तो पहले नंबर पे हम किसको रखेंगे? मशीन चल रही है इसलिए काम कम मिलता है। दवाई की मशीन चल रही है, पानी की मशीन चल रही है, काटने की मशीन चल रही है, हर तरह की मशीन चल रही है और बड़ा आदमी मशीन लेके कर सकता है, तो फिर गरीब क्या करेगा? तो कुछ भी जे लाशन पानी मिलता है तो जे कारज बड़े आदमी बनवा लेते हैं। महीने भर फिर उनके पीछे जब उनको मजदूरी देना है, कोई पूरी नहीं देना है, आधी देना है, आधी देना नहीं, क्या बच्चों को क्या खिला दे, इसलिए परेशान है। ताश है, जुआ है, शराब है, गोला है, जे जो कुछ है जिसके बड़े पास वो खा रहे, वो खेल रहे, वो गरीबियों को बर्बाद करे। हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। हम लोग रात्रि के समय अगर किसी की तबीयत खराब हो सकती है तो हम लोग दूर नहीं ले जा सकते। बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए फीस के लिए पैसा तो चाहिए। अब पति भी नहीं है, बच्चों को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाएगा? विधवा औरतों को बुरा भला मानते हैं कि
कि अच्छे काम में भी नहीं आती है, कहती है ये बच्चे गलत समझने लगती है कि कोई बहुत बड़ी धमकी देते हैं, इसलिए कहते हैं कि पैसा बहुत मांगते हैं, एक आध दबे साड़ी तान दूंगी। भी योजना निकली थी मगर सरपंच हमारे यहाँ के ऐसे है कि वे बताते नहीं हैं। यानी आप किसी भी गांव से आए, आपकी क्षेत्रीय जो समस्या है, आप जिस क्षेत्र में आप लोग रह रही हैं वहाँ पे समस्याएं तकरीबन एक जैसी हैं। हो सकता है किसी गांव में अस्पताल है या विद्यालय है, पर बहुत सारे गांवों में ये सुविधाएं नहीं है। समस्याओं के वर्गीकरण और विश्लेषण से दो बातें साफ तौर पर उभरकर सामने आती हैं। एक तो ये कि आमतौर पर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं है, और दूसरी ये कि जहां रोजगार है वहां शोषण और अन्याय है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की दिशा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस अवस्था में एक बार फिर से यह जान लेना चाहिए कि जहां रोजगार एक साथ एक जगह पर उपलब्ध है वहां ट्रेड यूनियन प्रकार का संगठन बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है और मजदूरों की सौदा शक्ति को बढ़ाता है। और जहां रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है वहां कोऑपरेटिव यानी सहकारी प्रकार का संगठन बहुत उपयोगी है। पहले ये समझने की जरूरत है कि कोऑपरेटिव एक ही प्रकार नहीं लेकिन बहुत प्रकार के होते हैं। कौन सा कोऑपरेटिव बनाना वो आपकी जरूरत के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत वर्कर ऐसे हैं, बहुत श्रमिक ऐसे हैं कि उनको पूंजी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो उस परिस्थिति में बचत और ऋण कोऑपरेटिव बनाना जरूरी है। फिर उत्पादक कोऑपरेटिव, जैसे दूध उत्पादक कोऑपरेटिव या चमड़े का काम या कोई भी कारीगरी का काम, तो वो उत्पादक कोऑपरेटिव कहलाया जाता है। फिर तीसरा है श्रम कोऑपरेटिव। श्रम कोऑपरेटिव वो होता है जिसमें लोग अपने श्रम के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जैसे निर्माण मजदूरों का कोऑपरेटिव। चौथा कोऑपरेटिव खेती, पानी, वृक्षरोपण, वृक्ष उच्छेद का कोऑपरेटिव। तो और ऐसे भी कोऑपरेटिव होते हैं जो सर्विसेज या सेवा कोऑपरेटिव होते हैं, जैसे कि आरोग्य सेवा या शिशु पालन। तो पहले आपको निर्णय ये करना है कि आपको किस किस्म का कोऑपरेटिव चाहिए। दूसरा निर्णय ये करना है कि आप किस कानून के तहत रजिस्टर या पंजीकृत होना चाहते हैं। हर एक राज्य में कोऑपरेटिव कानून अलग है और हर एक राज्य के अपने अपने नियम होते हैं। ये भी देखा जाता है कि कई राज्यों में काफी कोऑपरेटिव्स बन चुके हैं, वहां का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट काफी सफल रहा है, और कई राज्यों में कोऑपरेटिव नहीं बनते। इसलिए आपको ये तय करना है कि आप कोऑपरेटिव एक्ट की कोऑपरेटिव कानून में रजिस्टर करवाना चाहेंगे या फिर सोसाइटीज एक्ट। सोसाइटीज एक्ट में कोऑपरेटिव तो नहीं कहलाता, लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव के उद्देश्य से सोसाइटी बनाते हैं वो भी कोऑपरेटिव के तौर से चल सकता है। कई राज्य ऐसे हैं जिसमें एक नया कानून बनाया गया है जिसमें नियम बहुत कम है, इसलिए आपके राज्य में अगर वो कानून है, जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में है, तो आप उस कानून के तौर से रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हर एक कोऑपरेटिव के नियम अलग हैं। तो कई कोऑपरेटिव में, जैसे कि उदाहरण के तौर से उत्पादक कोऑपरेटिव में 11 लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि बचत और ऋण कोऑपरेटिव में कम से कम 51 लोगों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप अपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जाएंगे और यहाँ अपने राज्य के नियम जानेंगे। फिर आप अपने एक प्रमोटर्स ग्रुप, जिसे कार्यकारिणी कहते हैं, वो ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद आप उसको एक सूचित कोऑपरेटिव के तौर से रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद आप शेयर इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। शेयर आपको ही तय करना है कि वो 10 रुपए का शेयर होगा या 100 रुपए का शेयर होगा या 1000 रुपए का शेयर होगा या 50 रुपए का शेयर होगा। शेयर इकट्ठा करने के बाद आप फिर अपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और उसके जो नियम है, प्रोसीजर्स हैं, वो जानेंगे। ये उसका प्रोसीजर हुआ, परंतु एक चीज जरूर आपको याद रखना है कि कोऑपरेटिव ये सदस्यों के जागृति के ऊपर, सहकार और विश्वास के ऊपर चलता है। इसलिए कोऑपरेटिव के नियम और
रजिस्ट्रेशन इतना महत्व नहीं रखता जितना आपके सदस्यों का विश्वास और उनकी जागृति। संगठन निर्माण के काम में लगे कार्यकर्ताओं को यह जान लेना चाहिए कि मजदूरों की अशिक्षा, उनका मानसिक सहमापन, धनी किसानों का उनके प्रति ईर्ष्या या द्वेषपूर्ण व्यवहार तथा ग्रामीण सत्ता के ढांचे का अमीर लोगों के पक्ष में होना आदि अनेक बाधाएं हैं जो उनका रास्ता रोकेंगी। लेकिन आपसी विश्वास, भाईचारे, एकता और सहयोग से संगठित होकर बड़ी से बड़ी मुश्किल पार की जा सकती है। विश्वास और ईमानदारी की भावना रखकर देश के असंगठित क्षेत्र के कई मजदूरों ने संगठित होकर अपनी समस्याओं पर विजय हासिल की है। यहां हम आपको भार ढोने और पहुंचाने के काम में लगे उन मजदूरों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी पोर्टर्स यूनियन बनाकर कुछ अधिकार हासिल किए हैं। इन्होंने अपना नारा उठाए और नारा उठाते के साथ मजदूरों का एकता का आवागमन किए। जब से हम मजदूर संगठित हुए, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, जब से हम मजदूरों को अंदर ये चेतना बनी कि हम संगठित होकर के अपनी मजदूरी खुद तय करेंगे, लोग संगठित हुए और अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत के हिसाब लेने के लिए जागरूकता दिखाई। संगठित होकर अपनी परिस्थितियां सुधारने का काम हर तरह से उचित और योग्य है, लेकिन संगठन बनाने वालों को और भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सबसे पहले मजदूर वर्ग की निरक्षरता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि साक्षर होकर ही वो नए जमाने की बातें समझ सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उन्हें गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि संगठित होकर वो उनका लाभ भी उठा सकें। इसके साथ ही उन्हें मजदूरों को कानून की तरफ से मिले अधिकारों की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अन्याय की स्थिति के प्रति जागरूक हो सकें और उसका प्रतिकार कर सकें। मजदूरों के बीच संगठन निर्माण में सरकार, श्रमिक संघों, गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठन बनाने वाले मजदूरों को राह में आने वाली रुकावटों की तरफ नहीं बल्कि दूसरे संगठनों की सफलता की तरफ ध्यान देना चाहिए। सेवा में जो पटरी पे सब्जी वगैरह बेचती हैं, वैसे हमारे 10,000 से ज्यादा सदस्य हैं और उनकी सबसे बड़ी तकलीफ पुलिस की थी और म्युनिसिपैलिटी की थी। तो ट्रेड यूनियन के तौर से हम लोगों ने पुलिस के साथ और म्युनिसिपैलिटी के साथ समझौता किया, परंतु उनकी दूसरी जो तकलीफ थी वो पूंजी की थी। वो साहूकार के पास से पूंजी लाते थे और ट्रेड यूनियन के तौर से हम लोग उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। परंतु इन महिलाओं ने ये कहा कि हम लोग गरीब तो जरूर हैं, लेकिन हम 10,000 हैं, इसलिए हमारे में से अगर हम लोग 50-50 रुपया देते हैं तो हम अपना भी एक बैंक बना सकते हैं। बड़े बैंक हमें लोन नहीं देते, लेकिन हम अपना अगर एक बैंक बनाते हैं तो हम अपने तौर से लोन ले सकते हैं। तो सेवा जो कि ट्रेड यूनियन है, वो प्रायोजक के तौर से सेवा कोऑपरेटिव बैंक उन्होंने शुरू किया, सेवा ने शुरू किया। और आज ये मैं पहले 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। आज उस बैंक में 1 लाख से ज्यादा सदस्य हैं जो सभी गरीब महिलाएं हैं और 30 करोड़ से ज्यादा हमारे पास पूंजी है। असंगठित से संगठित हुए मजदूरों की सफलताओं की ढेरों कहानियां हैं, ढेरों उदाहरण हैं। नया संगठन बनाने वाले मजदूर साथ ही अपने पुराने भाइयों की सफलताओं से प्रेरणा लेकर काम शुरू कर सकते हैं। हो सकता है शुरू में उन्हें यह काम बड़ा मुश्किल लगे, बाधाओं से उनका मन घबराए और सदियों की हीन भावना उन्हें संशय में डाले, लेकिन यह बात याद रखने वाली है कि कोई भी रात ऐसी नहीं जिसका उजला सवेरा ना हो, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका कोई समाधान ना हो। एक बार काम शुरू करने पर राह आगे बनती जाती है। ये राह संगठन की सफलता की है, जो आपसी विश्वास, जागरूकता, एकता और सहयोग की नींव पर टिकी है।